Hello students, this is Kanika Dhawan. वेलकम टू यूई क्लासेस अनलॉकिंग इक्वेशन के यूट्यूब चैनल में आपका सबका स्वागत है। तो आज हम चैप्टर 3 के एमसीक्यू क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक रहेगा प्याजे कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे हम बात करें सीटेट की या पीएस टेट की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हम बीच बीच में कंटेंट भी करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देती हूँ, जीन पियाजे के बारे में थोड़ा तो पता होना चाहिए कि जीन पियाजे कौन थे। हम्म, पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, इतना पता होना चाहिए हमें। कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन होते हैं, रेडिकल कौन होता है, रेडिकल का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट का क्या मतलब है, इसको समझते हैं पहले हम एक बार। जीन पियाजे की थ्योरी का नाम तो सबको पता ही होगा, यही आज का टॉपिक है हमारा, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अब पहली बात, प्याजे का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, जीन प्याजे ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं दिया, उन्होंने थ्योरी दी है। और क्यों दी वो थ्योरी, कैसे दी, क्या ऑब्जर्वेशन थी उनकी, आज उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो जो हमें पता होनी चाहिए कि प्याजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। रेडिकल को समझ सकते हो कि जो बहुत रूट में जाके बात करें। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट संरचना, राइट। प्याजे का मानना था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, बच्चे एक्टिविटी करके एक्टिव बिल्ड करते हैं अपनी नॉलेज को। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का ये मतलब होता है कि बच्चा क्या है, बच्चा जो है वो क्या है, एक्टिव है, पैसिव नहीं है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है अपनी नॉलेज को। ठीक है, क्योंकि जीन पियाजे एपिस्टोमोलॉजी में विश्वास रखते थे। एपिस्टोमोलॉजिस्ट का क्या मतलब होता है, एपिस्टोमोलॉजिस्ट थे जीन पियाजे, एपिस्टोमोलॉजिस्ट थे, यानी कि एपिस्टोमोलॉजी में विश्वास रखते थे। एपिस्टोमोलॉजी का मतलब थ्योरी ऑफ नॉलेज। ठीक है, कि नॉलेज की का रूट कोज क्या है, ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, नॉलेज का निर्माण कैसे होता है, बच्चा कैसे सीखता है, बच्चे ज्ञान का निर्माण कैसे करता है, चीजों को कैसे समझता है, उसको जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था इनका। इसीलिए इन्होंने ये देखना चाहा कि बच्चे के अंदर कोग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, बच्चे के अंदर बुद्धात्मिक विकास कैसे होता है। इसको समझने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि कोग्निशन वर्ड का क्या मतलब है, क्योंकि इनकी थ्योरी का नाम क्या है, आज का टॉपिक भी हमारा ये है ना, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो कोग्निशन का मतलब क्या है, कोग्निशन का। ठीक है, क्योंकि प्याजे क्या देखना चाहते थे कि बच्चे के अंदर ज्ञान का निर्माण कैसे हो रहा है, बच्चे कैसे सोचता है, समझता है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना। क्योंकि जीन प्याजे एपिस्टोमोलॉजिस्ट थे, नॉलेज के रूट कोज पे यकीन रखते थे, वही रेडिकल हो गए ना वो। और कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब बच्चे एक्टिविटी करके सीखेंगे, एक्टिव बिल्ड करेंगे, कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट करता है ना, वैसे ही बच्चे भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने आसपास की जिंदगी को अपने नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं। ये इसको इन्होंने माना। तो कोग्निशन का मतलब कैसे, अंडरस्टैंडिंग, आप कैसे चीजों को समझते हो। ठीक है, उसके लिए क्या आपके मेंटल प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी, शरीर की तो ही ना, मेंटल प्रोसेस, मानसिक प्रक्रिया कैसे काम कर रही है आपकी, कोग्निशन का मतलब मेंटल प्रोसेस। ठीक है, अंडरस्टैंड कैसे करते हो चीजों को, सोचना समझना प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सब इसके अंदर आ गया कोग्निशन के अंदर। ठीक है, तो इसका विकास कैसे होता है, मतलब कोग्निशन यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चे का, ये जानने में जीन पे आ जाए इंटरेस्टेड। हमें इतना बेसिक पता होना चाहिए पहले क्वेश्चन करने से पहले। ठीक है, तो यहाँ तक एक बात हमें समझ में आई। अब प्याजे ने यही समझाने के लिए, प्याजे ने अपने ही, ये बात थर्ड बात, एक तो आपको पता होना चाहिए रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर तीसरी बात क्या है जी, तीसरी बात क्या थी, प्याजे ने अपने ही तीन तीन बच्चों को ऑब्जर्व किया, अपने तीन, दी ओन चाइल्ड। ठीक है, अपने ही तीन बच्चों को क्या किया, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन की, देखा कि ज्ञान का निर्माण कैसे हो रहा है, बच्चे कैसे सीख रहे हैं, कैसे चीजों को समझ रहे हैं। उनके ही तीन बच्चे थे, उन्हीं के उनको इन्होंने ऑब्जर्व किया, कोई उन्होंने अपने बच्चों को कैद करके कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा उनके ऊपर, बस ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन पढ़ रहे हैं हम जीन पे आज। ठीक है, शायद आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको समझ में आता होगा इतना। तो सबको ही पता है, ये बात तो सबको ही पता है कि इनकी जो थ्योरीज हैं, उसमें उन्होंने स्टेजेस में बांटा। ठीक है, फर्स्ट है सेंसरी मोटर,
सेंसरी मोटर। सेकंड प्री ऑपरेशनल। ठीक है। थर्ड कंक्रीट। फोर्थ फॉर्मल स्टेज। चार स्टेजेस में बच्चे के जीवन को उन्होंने देखा। ठीक है। सेंसरी मतलब बच्चा सेंसेस से सीखता है, सब हम आगे भी रिवाइज करेंगे क्वेश्चन में। प्री ऑपरेशनल का मतलब जब बच्चा क्योंकि देखो स्टेजेस में बांटने का मतलब क्या है, बच्चे बच्चे की बायोलॉजिकल मेच्योरिटी को जीन पियाजे ने इंपॉर्टेंस दी। सेंसरी मोटर स्टेज जिसका टाइम पीरियड 2 साल है, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कंक्रीट 7 से 11, फॉर्मल 11 के बाद। ठीक है, आफ्टर 11। तो बच्चे ने प्याजे ने अब क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे बायोलॉजिकल मेच्योरिटी आती है, जैसे जैसे बच्चा मेच्योर हो रहा है, जैसे 2 साल का बच्चा सिर्फ सेंसेस से ही सीख सकता है, फिर 2 साल 2 से 7 साल का बच्चा कैसे सीखेगा, 2 से 7 साल का बच्चा कैसे सीखता है, अब वो सिंबल्स के थ्रू लर्न करना सीखता है। जिन प्याजे कह देते हैं बच्चा सिंबल्स के थ्रू लर्न करना सीख जाता है। ठीक है, इमिटेट करके सीखता है। उसका थोड़ा सा कोग्निटिव डेवलपमेंट अब बढ़ गया, थोड़ा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि वो मेच्योर हो रहा है, पर अभी भी बहुत लिमिटेशन है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज की अगर हम बात करें, अभी भी बच्चा क्या है जी, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा चीजों को अलग अलग एस्पेक्ट से नहीं समझ पा रहा। प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी बहुत सारी लिमिटेशन है, जैसे कि एक बात करते हैं वो सेंट्रेशन है बच्चे के अंदर, प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये हम पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की अगर हम बात करें, कंक्रीट मतलब मूर्त। प्री ऑपरेशनल को कैसे समझोगे, प्री मतलब पहले, ऑपरेशनल मतलब ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशनल मतलब ऑपरेशंस नहीं लगा पाता बच्चा, उससे पहले की स्टेज है 2 से 7 साल वाली। कंक्रीट ऑपरेशनल है 7 से 11, जब बच्चा मूर्त विचारों के बारे में समझ पा रहा है, कंक्रीट चीजों के बारे में समझ पा रहा है, यहाँ पर बच्चा लॉजिकली भी समझना स्टार्ट हो गया है, पर अभी भी कौन सी चीजें मूर्त जो उसके सामने है। और भी बहुत करेक्टरिस्टिक्स हैं, पढ़ेंगे हम आगे। फॉर्मल में अब बच्चा क्या है कि तर्क वितर्क एब्स्ट्रैक्ट रूप में भी सोच पा रहा है। मतलब कुछ ना कुछ देखा जाए, हमें इन स्टेजेस से हमें ये दिखता है कि प्याजे ने कहीं ना कहीं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन की अपने बच्चों पर उन्होंने कहीं ना कहीं क्या करा, डेवलपमेंट को बाउंड कर दिया। ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो फर्स्ट है ये पूछा गया है कि वन ऑफ द मेजर accomplishment ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज, कंक्रीट ऑपरेशनल अवस्था की प्रमुख उपलब्धियों में से क्या है, क्योंकि हर स्टेज की कुछ करेक्टरिस्टिक्स जीन प्याजे ने दी। ठीक है। तो उसमें से कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या क्या बच्चा उपलब्ध कर लेता है 7 से 11 साल में, एबिलिटी टू कंजर्व, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन या एनिमिस्टिक थिंकिंग। आपको पता होगा कि सेंसरी फर्स्ट की अगर हम बात करें, कंजर्व का मतलब संरक्षण की क्षमता, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन कौन सी स्टेज में डेवलप होता है, कंक्रीट में ही। ठीक है। हाइपोथेसिस बनाना, परिकल्पनाएं बनाना कब आएगा बच्चे को, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन तो सेंसरी मोटर की ही सब स्टेज है ना, सेंसरी मोटर की ही सब स्टेज है। एनिमिस्टिक थिंकिंग कब होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो आंसर क्या बना हमारा, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन। कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है कि चीजें बदलती नहीं है, जितनी है उतनी रहेंगी। फिजिकल अपीयरेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं होगी, अगर उसकी शेप भी चेंज हो जाए, अगर पहले सेम थी तो वही रहेगी। ठीक है, ये चीजें बच्चे को कब समझ में आएंगी, 7 से 11 साल में। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। इन Piaget cognitive development theory, the process for search of balance between self and the world is called। अब प्याजे बात किसकी करते हैं, बैलेंस बनाने का क्या मतलब है। ठीक है। बिटवीन सेल्फ, अपने और इस दुनिया के बीच में जब बच्चा बैलेंस बना पा रहा है ना, इस चीज को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। समझते हैं इसको, इसका ए ऑप्शन आंसर है। जीन प्याजे बात करते हैं स्कीमा की, स्कीमा। ठीक है। एक ऑर्गेनाइज्ड पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। बहुत सारी जानकारी जो बच्चा इकट्ठा करता है, ठीक है, विच इज स्टोर्ड इन योर मेमोरी, जो बच्चा स्टोर करके रख लेता है अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, उसको कहते हैं स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या है, अगर हम थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज में समझें, ठीक है, ऑर्गेनाइज है कोई भी इंफॉर्मेशन जो बच्चा ले रहा है। अब इस दुनिया में हम जब आए, कितनी सारी चीजें हैं जो हमने किसी से सीखी होंगी, हमें पता लगा होगा। ठीक है। मतलब जो भी जानकारी हमने ली, ठीक है, आपने सबसे पहले फैन देखा, तो किसी ने तो बताया कि हाँ इसको फैन कहेंगे, ये चीज आपके माइंड में आ गई। ठीक है, आपने स्टोर कर ली इस इंफॉर्मेशन को, ठीक है, इसको फैन कहेंगे, इसको पेन कहेंगे, इसको कैट कहेंगे, इसको डॉग कहेंगे।
जो भी जानकारी बच्चा इकट्ठी कर रहा है, क्यों जानकारी, वही तो नॉलेज के निर्माण, इंफॉर्मेशन जो बच्चा ले रहा है, सीख रहा है, चीजों को जानकारी इकट्ठी कर रहा है फिर सीख रहा है, इसको ही तो देखना चाहते थे जीन पियाजे। तो स्कीमा क्या है कि एक एक तरह की इंफॉर्मेशन, जानकारी जो सबसे पहले बार बच्चा ले रहा है, उसका नाम ही बस इन्होंने क्या दे दिया, स्कीमा। अब हमने कितनी सारी जिंदगी में कितनी सारी चीजें देखी, कितने सारे स्कीमास बनाए हमने। एक बच्चे ने जब सबसे पहले देखा था कैट, तो बच्चे ने कैट का ही स्कीमा बना लिया। ठीक है, उसने कहा चार टांगे हैं, म्याऊं म्याऊं बोलते हैं, इसको कैट कहते हैं, ठीक है, ये स्कीमा बच्चे के माइंड में बन गया। अब बच्चे ने पहली बार ये एनिमल देखा था, उसके बाद कभी बच्चे ने जिंदगी में देख लिया डॉग, अब वो उसको देखकर थोड़ा हो गया कंफ्यूज, वो उसको भी कैट कह रहा है, क्योंकि उसने तो अभी तक डॉग देखा ही नहीं था। ठीक है, तो क्या जो बच्चा बच्चे ने जो ये कैट वाला स्कीमा बना रखा था, डॉग को देखकर वो कंफ्यूज हुआ या नहीं हुआ? तो यहाँ पर क्या वो बैलेंसिंग स्टेट में है? नहीं ना, वो कंफ्यूज हो गया देखकर। ठीक है, वो कंफ्यूज हो गया ना देखकर। तो अब यहाँ पर क्या पूछा हो गया, द प्रोसेस फॉर सर्च ऑफ बैलेंस बिटवीन सेल्फ एंड वर्ड, पूरी दुनिया क्या। अब देखो कि डॉग उसको दुनिया में ही दिखा ना, क्या इस दुनिया में जब उसने डॉग को देखा, क्योंकि उसने कभी पहले नहीं देखा हुआ था, वो कंफ्यूज होगा या नहीं होगा, होगा ना। फिर उसने सीखा, हाँ इसको चलो ठीक है, ये भी अगर कैट है, कैट की चार टांगे, ये भी चार टांगे, इस एनिमल को भी हम डॉग ही कहेंगे, समझ गया वो धीरे धीरे इस चीज को। ठीक है, तो जैसे ही वो समझा तब उसने बैलेंस बनाया ना। उसको उस स्कीमा में, जो उसने पुराना स्कीमा बनाया होगा, उसमें कितना चेंज करना पड़ा ना। ठीक है, नया स्कीमा बनाना पड़ा उसको, स्कीमा को चेंज करना पड़ा ताकि वो एक बैलेंसिंग स्टेट में आ जाए। इस बैलेंसिंग का नाम ही क्या है, इक्विलिब्रेशन। समझ में आ रही है बात? ठीक है, दो टर्म्स और भी हैं, थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहली बात जो आप समझोगे, यहाँ पर स्कीमा आपको समझ में आया, ठीक है। अब प्याजे कह रहे हैं कि बच्चा अपने आप को वातावरण में अडेप्ट करना चाहता है, एडेप्टेशन, एडेप्टेशन होता है, वातावरण में अपने आप को ढालना चाहता है, चाहता है नहीं, सब कुछ चाहते हैं ना, मेरे को दिक्कत ना हो। कितनी चीजें हमने, कितनी जानकारियां भी इकट्ठी करी। आप भी आज भी कितनी नई चीजें देखकर कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो या नहीं, हो जाते हो ना। तो आपके अंदर भी जितने स्कीमास बने हुए हैं, आपने अपने माइंड में जितने भी, एक मेंटल प्रोसेस ही है ना, एक कोग्निटिव प्रोसेस ही है ये, कि जितने भी स्कीमास बना रखे हैं, कभी आप उस स्कीमा को बदलते हो, कभी कभी क्या करते हो, उस स्कीमा में नई चीजों को ऐड करते हो, मतलब उस जानकारी में ही कुछ और जानकारी को ऐड करोगे, या फिर कभी उस जानकारी को हेर फेर भी करते हो। क्यों करते हो? ताकि आप अडेप्ट हो सको। तो इस एडेप्टेशन के अंदर ही दो बातें आती हैं, एक तो एसिमिलेशन, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं दो वर्ड को लेकर, आज हम समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे। सेकंड है अकोमोडेशन। एसिमिलेशन हो चाहे अकोमोडेशन हो, इसका मतलब क्या है कि हम क्या होना चाहते हैं, अडेप्ट होना चाहते हैं अपने आसपास के वातावरण में। जब भी बात आ रही है कि हम स्कीमा में जो भी हमने एक नॉलेज बना रखी थी पहले, है ना, बच्चे ने सिर्फ जैसे कैट की नॉलेज बना रखी थी, कैट का ही स्कीमा बना हुआ था। छोटी कैट देखी थी मान लो बच्चे ने, आज एक बड़ी कैट देखी, तो उस स्कीमा में कुछ जानकारी ऐड कर ली ना। व्हाइट कैट देखी हुई थी, आज उसने ब्लैक कैट भी देख ली, अरे कैट ब्लैक भी होती है, उसका अलग कलर भी है, एक नई जानकारी और आ गई। तो क्या उसने और कुछ ज्यादा नहीं सीख लिया? ये ज्यादा सीखना, ये चीज क्या है, कोग्निटिव प्रोसेस है ना। मतलब अपने स्कीमा में जो उसने पहले स्कीमा बना रखा है, उसके अंदर अगर उसने नई इंफॉर्मेशन को ऐड कर दिया, न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड कर दिया, उसको हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। सिर्फ नई जानकारी को ऐड किया, यहाँ पर स्कीमा नहीं बदला, यहाँ पे स्कीमा में ही कुछ ऐड हुआ है। मान लो आप सबने जैसे कोई एक टॉपिक किया होगा, ठीक है, जैसे आपने जीन पियाजे की ही चार स्टेजेस करी हुई है ना। अब ये चार स्टेजेस की हुई है, आपका ये स्कीमा बना हुआ है, मतलब ये जानकारी आपने इकट्ठी की हुई है, ठीक है, मेरे को इतना आता है, ठीक है, ये आपकी पुरानी नॉलेज है। अब एक दिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सेंसरी मोटर की हमें सब स्टेजेस बताओ। आप तो हैरान हो गए, आपने तो आज तक ही नहीं हुई थी। यानी कि आपको क्या करना पड़ा, उस जो स्कीमा जो आपने बना रखा है, उसमें आपने एक नई जानकारी को भी ऐड कर दिया ना। अच्छा, सेंसरी मोटर में सिर्फ चार नहीं है, सेंसरी मोटर प्री कंक्रीट फॉर्मल के अलावा सेंसरी मोटर की छह सब स्टेजेस और भी हैं, आपने नई जानकारी को ऐड कर लिया ना। तो इससे क्या हुआ, आपका जो स्कीमा अभी तक इस थ्योरी को लेके बना हुआ था, जो नॉलेज आपने बना रखी थी, उस नॉलेज में बढ़ोतरी हो गई, उस नॉलेज में नई इन्फॉर्मेशन ऐड होगी, उसी चीज में हुई ना। एक प्याजे की थ्योरी वाला स्कीमा बना रखा है मान लो आपने, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। ठीक है, समझ में आई बात? अब ये भी हो सकता था कि जीन प्याजे की थ्योरी के क्वेश्चंस आपसे गलत हो रहे हैं, ये भी हो सकता था, या नहीं, है ना, कुछ क्वेश्चंस आपने अच्छे से नहीं समझे, कुछ क्वेश्चंस आपसे गलत होते थे आज तक, आपने कुछ वर्ड्स को अच्छे से नहीं समझा हुआ था। ठीक है, या आपको मतलब आप बैलेंसिंग स्टेट में नहीं आ पा रहे थे, एक इक्विलिब एक संतुलन की स्थिति में नहीं आ पा रहे थे, अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो आप क्या करोगे, स्कीमा को क्या करना पड़ जाता है, कभी कभी रीअरेंज भी करना पड़ जाता है। स्कीमा को रीअरेंज करना ही क्या कहलाता है,
क्या कहलाता है? अकोमोडेशन। ये दो बातें हम क्यों करते हैं? तब ताकि हम अपने आप को वातावरण में अडेप्ट कर सके। ठीक है। तो ये दो टर्म्स भी हमें पता होनी चाहिए, एसिमिलेशन क्या होता है और एकोमोडेशन क्या होता है। आई होप यहाँ तक आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। ठीक है। एसिमिलेशन का मतलब बस जो भी स्कीमा बना उसी स्कीमा में हम एडजस्ट हो पा रहे हैं। जो बना हुआ है पहले से स्कीमा, हम उसको अब उसी स्कीमा में अपने आप क्या हो रहे हैं, एग्जिस्टिंग स्कीमा में ही अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। एसिमिलेशन। पर जब हम स्कीमा को रीअरेंज कर रहे हैं, जब हम स्कीमा को मॉडिफाई कर रहे हैं, ये टर्म्स कहीं पर भी आपको दिखी, दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। ठीक है। ये दोनों ही बातें आपके कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। रट्टा नहीं मारना हमें। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम अपनी जानकारी को बढ़ा रहे हैं, या फिर जानकारी में हम कुछ रीअरेंज कर रहे हैं ताकि हम अच्छे से अडेप्ट हो पाए। तो हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट ही हो रहा है ना, हमारा बोधात्मिक विकास हो रहा है। आप आज एक टॉपिक को बड़े अच्छे से करने लग गए हो, क्यों? ताकि आपकी समझ बढ़ोतरी हुई है ना, बढ़ोतरी हुई है आपकी समझ में, तो ये एक अच्छी बात हुई है नहीं? ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझ में आता है। ठीक है। डिसइक्विलिब्रियम कब होता है? जब हम बैलेंस नहीं बना पाते, जब हम कंफ्यूजिंग स्टेट में आ जाएंगे, उसको कहेंगे हम डिसइक्विलिब्रियम। फिर वो यहाँ तक। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर? यहाँ से आपकी सारी थ्योरी रिवाइज होने वाली है अभी, चारों की चारों। करेक्टली मैच पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है ये। इन्फेंट मतलब इन्फेंसी स्टेज पूछी है ये, 0 से 2 साल। प्री ऑपरेशनल है ये, 2 से 7। कंक्रीट 7 से 11, और ये फॉर्मल 11 के बाद। आफ्टर 11। ठीक है। अब इनमें से करेक्ट पेयर हमें तो क्या पता है, थोड़ा थोड़े करेक्टरिस्टिक्स मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपको, मेन मेन। इतना काफी रहेगा। इन्फेंसी में क्या होता है? बच्चा अपनी सेंसेस से ही सीखता है। कैसे सीखता है बच्चा? सेंसेस से, अपनी ज्ञानेंद्रियों से, टच करके, सुन के, देख के। क्योंकि बच्चा बोल अभी तो सकता ही नहीं, सेंसेस का यूज करके बच्चा सीखने की कोशिश कर रहा है। प्याजे ने क्या कहा? प्याजे ने ये कहा बच्चा सीख रहा है, बच्चा कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पैसिव है, निष्क्रिय है, बस बैठा ही हुआ है। नहीं, बच्चा एक्टिव होकर आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है। खुद उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। जिंदगी जैसी है, सेम वैसे ही नहीं समझ पा रहा, वो अपने नजरिए से भी समझ रहा है चीजों को। अब छोटा बच्चा है, अभी उसके अंदर इतनी बायोलॉजिकल मेच्योरिटी नहीं आई। याद रखना, जीन पियाजे ने बायोलॉजिकल मेच्योरिटी को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया है। ठीक है। बायोलॉजिकल मेच्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेवलपमेंट के लिए, कि जैसे जैसे बच्चे के अंदर जैविक परिपक्वता आएगी, बायोलॉजिकली मतलब शारीरिक तौर पर भी, बायोलॉजिकली भी मेच्योर हो रहा है बच्चा, उसकी एज बढ़ रही है, तो वो और अच्छे से सीख रहा है। ठीक है। जैसे जैसे बच्चे के अंदर मेच्योरिटी बढ़ रही है, मेच्योर हो रहा है, तो बच्चे का क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। समझ रहे हो बात को या नहीं? मेच्योरिटी के साथ टाइम बढ़ गया तो डेवलपमेंट भी बढ़ गया। मतलब क्या बात है टाइम का? इन द सेंस 2 साल तक नहीं है बच्चा अभी। तुम भी क्या बात कर रहे हो, है ना? 2 साल तक का बच्चा थोड़ी ना एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चीजों को सोच पाएगा। कहीं हद तक हमें जिन प्याजे इस बात में बिल्कुल ठीक भी दिखाई दे रहे हैं, है ना? कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, पर प्याजे ने जो ये बाउंड कर दिया ना, कि 2 से 7 में बस इतना ही, 7 से 11 में इतना ही, ये थोड़ी सी एक हमें कमी दिखाई देती है। जो कि बाकी साइकोलॉजिस्ट ने, ब्रूनर है जो, ब्रूनर ब्रूनर ने भी इस चीज को क्रिटिसाइज किया। कभी पढ़ेंगे आगे। इन्फेंसी स्टेज में आप क्या याद रखोगे? सेंसेस से सीखता है बच्चा। इस स्टेज में क्या है बच्चे के अंदर? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है। आई होप सही दिख रहा होगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस का क्या मतलब है? वस्तु स्थायित्व का बोध। कुछ चीजें इंग्लिश में ही करना आप याद। वस्तु, ये उन बच्चों के लिए जो अगर सीटेट की क्लास कभी फ्यूचर में देखेंगे। वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व का बोध। वस्तु स्थिर है, परमानेंट है। कोई भी चीज है वो परमानेंट है, ये बात बच्चों, स्थायित्व मतलब परमानेंट। पंजाबी च अगर मैं गल करा ते पक्की है, हैगी। ठीक है। वस्तु परमानेंट है, ये चीज बच्चे को समझ में आने लग जाती है। कब? कब? 8 मंथ से स्टार्ट हो जाता है। हम बच्चे को उल्लू नहीं बना सकते। ये फोन है मेरे सामने, आई होप दिख रहा होगा आपको। ठीक है। अब बच्चे के सामने से फोन को हटा दिया, हटा दिया, 2 2 मंथ के बच्चे के सामने से फोन को हटा दिया, वो कहेगा है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर जैसे 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 बच्चा आ, 8 मंथ का हुआ, 9 मंथ का हुआ, अब नहीं बच्चे को उल्लू बना सकते आप। बच्चे को पता लग गया है, वस्तु स्थायित्व का बोध आ गया है, जीन प्याजे कह रहे हैं। उन्होंने अपने ही बच्चों को ऑब्जर्व किया ना। उन्होंने देखा होगा, पता नहीं उस टाइम पे फोन थे या नहीं, कोई भी चीज आगे उस टाइम पर तो नहीं थे जब इन्होंने ये थ्योरी दी थी, है ना? ठीक है। अगर थे भी स्मार्टफोन आईफोन तो नहीं आए होंगे तब। तो उन्होंने क्या किया? सामने कोई चीज दिखाई होगी बच्चों को, फिर उसको छुपा लिया होगा। 2 मंथ के बच्चे में कह रहे नहीं नहीं, इतनी समझ नहीं आई, इतनी मेच्योरिटी नहीं आई, अभी इतना अच्छे से कोग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ बच्चे के अंदर, चीजें नहीं समझ पा रहा। पर
जैसे 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 बच्चा 8-9 मंथ है ना, 8-9 मंथ का बच्चा हो गया है ना, 8 मंथ का, 9 मंथ का, 10 मंथ का, उसके अंदर चीजें समझ में आने लग गई। उसको नहीं उल्लू बना सकते, अब उसको समझ में आ गई है, मम्मी अगर 1 मिनट के लिए यहाँ से चली भी गई है, मम्मी घर पे ही है, कहीं नहीं गई है ना। पर 2 मंथ का बच्चा रो रहा है, उसको लग रहा है मम्मी गई गई, है ही नहीं, अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, सामने से हट गई, वो चीज है ही नहीं। ये चीज है, समझ रहे हो। तो इन्फेंसी में अगर पूरी स्टेज में पूछा गया तो इन्फेंसी में ये चीज पता लग जाती है। इतना डीपली पूछा, मंथ में पूछा, मंथ के अकॉर्डिंग पूछा, 2 मंथ के में नहीं आता, 8 या 9 मंथ में आ जाता है। ठीक है, तो इन्फेंसी में तो आ ही गया, बस इन्फेंसी में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। प्री ऑपरेशनल की बात करूं, अगर मैं बात करूं प्री ऑपरेशनल की, ये टाइम पीरियड है आपका 2 से 7 साल। देखो अब ये थोड़ी सी बड़ी, यहाँ पर सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, बच्चा सेंट्रेशन में है। सेंट्रेशन का क्या मतलब है, सेंट्रेशन का मतलब क्या है कि बच्चा सेंटर में है। सेंटर में मतलब केंद्रीयकरण, ये एक लिमिटेशन है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए थी। सेंट्रेशन का ये मतलब है कि बच्चा 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 अलग अलग पहलू से नहीं सोच सकता। इतना नहीं हुआ ना मैच्योर अभी, अलग अलग पहलू से नहीं सोच। ये शब्द याद रह जाएंगे बस आपको। सेंट्रेशन मतलब अलग अलग पहलू से, अलग अलग एस्पेक्ट से बच्चा नहीं सोच पाता। एक ही चीज के कितने एस्पेक्ट होते हैं, सभी चीजें नहीं आएंगी बच्चे को समझ। ठीक है, हमने एक एक बाउल है, उसमें इतने सारे लड्डू रखे, देसी घी के मोतीचूर लड्डू 4-5 रख दिए। अब यहाँ पर हमने ऐसी ट्रे में रखे, इस ट्रे में रखे तो 1 2 3 ही आए यहाँ पर तो, है ना, यानी कि बड़ी ट्रे और रखनी पड़ेगी, 4-5 कह रहे इसमें ज्यादा है। क्यों? यहाँ पे काउंटिंग ही नहीं करी उसने, बस देख लिया जगह ज्यादा है तो ये बड़ा ही होगा ना। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा नहीं हुआ, 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है। तो बच्चे के अंदर सेंट्रेशन है, तब बच्चा अलग अलग पहलुओं से अभी नहीं सोच सकता। एक ही चीज की कितनी कितने नजरियों से हमें देखना पड़ता है, वो नहीं समझ पाएगा। 2 से 7 साल का है, क्योंकि भी लॉजिकली नहीं सोच सकता। इसी सेंट्रेशन की वजह से बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। नहीं होती यानी कि क्या होती है, इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, एक बच्चे को आपने कहा 4 4 9 जा 36, हमने कहा 9 4 जा क्या होगा, तो बच्चा कह रहा है मेरे को नहीं पता, उठा सीधा नहीं कर सकता, वो कह रहा है मैंने अभी 9 का टेबल नहीं किया। ठीक है, फर्स्ट क्लास का बच्चे में को है ना, यूकेजी क्लास का है, अभी इसको 9 का टेबल नहीं सिखाया, वो कह रहा है मेरे को नहीं पता, क्योंकि वो रिवर्सिबल नहीं सोच सकता। ठीक है, क्योंकि अभी वो क्यों, क्योंकि वो सेंट्रेशन है उसके अंदर, क्योंकि वो अलग अलग पहलू से नहीं समझ पाता, इसलिए इरिवर्सिबिलिटी है। उठा सीधा भी नहीं देख पा रहा बच्चा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, ये 2 बातें, एक तो बच्चा प्री ऑपरेशनल में दिखाएगा ईगो सेंट्रिक बिहेवियर दिखाएगा। दूसरा एनिमिज्म, एनिमिस्टिक थिंकिंग। ईगोसेंट्रिक मतलब बच्चा दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता। एक बच्चे को ये लगता है जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मुझे पसंद है वही सबको पसंद है। एनिमिस्टिक का मतलब, देखते हैं ना, टॉय एज भी तो ये होती है ना, 2 3 4 साल की एज टॉय एज होती है, बाद में आती है प्ले एज। तो बच्चा गुड़ियों के साथ खेलता है, खिलौनों के साथ खेलता है, वो उन्हीं को असलियत मानने लग जाता है। उसको लगता है कि अगर मेरे को चोट लगी है, मेरे को दर्द होता है, मेरे को खाना खाना है, तो इसको भी भूख लगी है, इसको भी चोट लगी है ना। एनिमिस्टिक थिंकिंग हम इसको बोलते हैं, कि नॉन लिविंग को बच्चा लिविंग समझने लगता है। नॉन लिविंग को लिविंग समझता है, क्योंकि इतना ज्यादा मेच्योर नहीं हुआ। पर हाँ 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 हाँ, एक बहुत अच्छी चीज होती है प्री ऑपरेशनल में, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंबॉलिक थिंकिंग। बच्चा सिंबल्स के थ्रू लर्न करना सीख जाता है। ठीक है, जैसे ये मेरे सामने मार्कर है, बच्चा इस मार्कर को कहेगा ये फोन है, इसी को हेलो हेलो कर रहा है, बच्चा सीख रहा है। ये फोन वाला कंसेप्ट तो क्लियर हो रहा है ना, कि हाँ एक स्कीमा बन रहा है फोन वाला, बेशक वो सहारा इस मार्कर का ले रहा हो। मतलब सिंबल्स के थ्रू लर्न करना बच्चा सीख जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो अब पहले 2 ऑप्शंस देखें। अब इनफेंसी में कह रहे हैं ट्रांजिटिव थिंकिंग, नहीं, वो आएगी आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ पर बच्चा लॉजिकली सीखने लग गया है चीजों को। यहाँ पर बच्चे के अंदर पहले वहां पर सेंट्रेशन था, देखो यहाँ पर होगा डिसेंट्रेशन। बच्चा अब अलग अलग पहलुओं से डिसेंट्रिक है, यानी कि अलग अलग पहलुओं से देखने लग गया चीजों को। यहाँ पर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, चीजें कंजर्व रहती हैं। ठीक है, प्याजे ने कंजर्वेशन टास्क भी दिया था। ठीक है, 2 बीकर में पानी रखा, 2 बीकर में पानी रखा, देखो यहाँ तक आया पानी। ठीक है, समझ में ये सबने पढ़ा होगा। फिर प्याजे ने क्या किया, बीकर की शेप चेंज कर दी, दूसरे बीकर ऐसे रख दिया, थोड़ा सा लंबा ज्यादा, और ब्रॉड कम। सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि पानी थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा।
जाएगा या नहीं, है ना, क्योंकि ग्लास की लेंथ ज्यादा प्रोड कम कर दिया। पर प्री ऑपरेशनल का बच्चा ये बता ही नहीं पा रहा था। ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस चेंज रहती है, ये बात समझ में आ जाना। फिजिकल अपीयरेंस चेंज होने पर, सॉरी, फिजिकल अपीयरेंस चेंज भी हो गई तो भी चीजें नहीं बदलेंगी, तो भी चीज क्या रहेंगी, सेम रहेगी। फिजिकल अपीयरेंस चेंज होगी, पानी हमें अब दिख रहा है कि देखने में बड़ा लग रहा है, पर उतना ही है। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या रहेगी, अब सेम ही रहेगी। वॉल्यूम, एरिया, शेप, इन सब चीजों की समझ आ जाना, उसको समझ में आ जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लो हमने पढ़ा है ना, कंजर्व रखना, एनर्जी को नहीं हम बदल सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बस ट्रांसफर कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है ना। तो वही है ये शब्द, कंजर्वेशन का मतलब कंजर्व रहना, ना बदलना किसी भी चीज का। चाहे फिजिकल अपीयरेंस चेंज भी हो गई है फिर भी, हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट की, पानी है दोनों में क्या है, दोनों में सेम था। अब हमने बीकर का साइज चेंज भी कर दिया, तो भी क्या होगा, शेप चेंज होने के बाद भी वस्तु तो उतनी ही रहेगी ना, वस्तु तो नहीं बदल रही। यही चीज की समझ बच्चे के अंदर 7 साल के बाद आएगी। देखो हमें तो लग रहा है पहले भी आ सकती है, बिल्कुल आपको भी ये लग रहा होगा, पर जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं ना हम। उन्होंने ऐसे देखा, उन्होंने अपने ही बच्चों को ऑब्जर्व किया और ये देखा कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही बच्चे को ये चीज समझ में आती है। क्लियर हो गया? कंजर्वेशन आ गया समझ। अब कंजर्वेशन का कंसेप्ट प्री ऑपरेशनल में नहीं क्लियर होता, कब होता है, कंक्रीट, कंक्रीट में समझ में आती है ये चीजें। पहले बच्चा कहेगा इसमें ज्यादा है, कंक्रीट वाला बच्चा कह देगा नहीं, इसमें दोनों में क्या है, सेम है। ठीक है, इतनी बात आती समझ। ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी भी आती है कब, ट्रांजिटिविटी भी कब आती है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही। ठीक है, जो कि यहाँ पर इन्फेंट में लिखा हुआ है गलत हो गया, क्योंकि कब आती है ट्रांजिटिविटी मतलब रिलेशनशिप समझ पाना, रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट, रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बीच में क्या क्या रिलेशंस हैं। मैंने कहा कि ए है, ए इज द मदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, तो ए और सी के बीच में क्या रिलेशन होगा बताओ, बच्चा समझ जाएगा। पहले नहीं समझ सकता, प्री ऑपरेशन स्टेज का बच्चा नहीं समझ सकता। ट्रांजिटिविटी का मतलब अब बच्चा चेंजेस को, बदलाव को, ब्लड रिलेशन जैसे कंसेप्ट को, ये सब समझने लग जाएगा। उसको पता है अगर ए का रिलेशन बी के साथ ऐसे है, बी का सी के साथ ऐसे है, तो ए का सी के साथ क्या होगा, समझ जाएगा बच्चा। ठीक है, तो प्री ऑपरेशनल का बच्चा लॉजिक सोच सकता है, मैंने अभी बताया था नहीं, तो ये भी आंसर नहीं। कंक्रीट का, कंजर्व आ गया कंक्रीट में, बिल्कुल यही आंसर है। क्लासीफाई भी, देखो क्लासीफाई भी एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसको ऐसे कर दीजिए, ये फैंसी की बात होगी। ये हो गया प्री ऑपरेशनल। ठीक है, प्री ऑपरेशनल में क्या आ गया, सेंट्रेशन, इरिवर्सिबिलिटी, इगोसेंट्रिक, एनिमिस्टिक। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हो गए। कंक्रीट में लॉजिकली समझने लग गया, कंजर्वेशन आ गया, डिसेंट्रिक आ गया, क्लासीफाई भी आ गया। ये क्लासीफाई भी इसी के अंदर आएगा, कि बच्चा चीजों को क्लासीफाई करने लग जाता है। क्लासीफाई का मतलब वर्गीकरण करना, मतलब चीजों को उनके रूप, रंग, आकार, है ना, रूप रंग शेप के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर पाएगा, अलग अलग कर सकता है बच्चा। ठीक है, मतलब रेड कलर की चीजें एक साइड रख दी, पिंक कलर की चीजें एक साइड रख दी, सर्कल अलग रख दिए, ट्राइंगल अलग कर दिए, सारी चीजों को, ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, ये आंटी हैं, ये अंकल है, क्लासीफाई कर सकता है। ये बात भी बच्चा कब कर पाएगा, कंक्रीट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ऑलमोस्ट थ्योरी हमारी रिवाइज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, in Piaget theory of cognitive development, two complementary processes of accommodation and assimilation are a part of। अभी बताया था, बताओ। accommodation मतलब जब आप क्या कर रहे हो, स्कीमा को क्या कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, राइट। जो भी नॉलेज आपने बनाई आप उसमें रीअरेंज कर रहे हो, चेंज कर रहे हो ताकि अडेप्ट हो सको। एसिमिलेशन का मतलब क्या हो रहा है, आप बस स्कीमा में ही एडजस्ट हो रहे हो अपने पुराने वाले स्कीमा में, ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हो, न्यू नॉलेज ऐड कर रहे हो। तो ये दोनों चीजें करने क्यों कर रहे हो, ताकि आप अडेप्ट हो सको। जेड पीडी की बात कौन करते हैं, वेगोस्की करते हैं, ये हम वेगोस्की की थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका ए ऑप्शन, सो इजी। नेक्स्ट, फिफ्थ, इन प्याजे थ्योरी द प्रोसेस इन विच चाइल्ड ट्रांसफॉर्म एंड मोडिफाई हर स्कीमा, देखो यहाँ पर कीवर्ड आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ये, हर स्कीमा टू मेक सेंस ऑफ न्यू एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर प्याजे के सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए अनुभव को समझने के लिए अपने स्कीमा को बदलता है, यहाँ पर स्कीमा को बदल रहा है। जब भी स्कीमा को बदला जाएगा दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई ना बात, क्योंकि यहाँ पर स्कीमा को बदलना है।
कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन अभी मैंने बताया था, समझ गई? कौन कौन सी स्टेज में आता है? कंक्रीट में। सेंट्रेशन प्री ऑपरेशनल में। अभी क्लियर हो गया ना? सारे ऑप्शन आ रहे हैं समझ? प्री ऑपरेशनल का मतलब, प्री ऑपरेशनल मतलब समझ गए? ठीक है, 2 से 7 साल में आएगा सेंट्रेशन, जो कि एक लिमिटेशन है कि बच्चा अलग अलग एस्पेक्ट से नहीं समझ पा रहा। ठीक है, समझना चाहिए, नहीं समझ पा रहा, मेच्योर नहीं हुआ ना इसीलिए। डैश occur when children transform their experience to fit into their existing schema। अब यहाँ पर ध्यान से समझो। इतना तो पता है आंसर, या तो एसिमिलेशन है या अकोमोडेशन है, तो सबसे पहले यही कट करेंगे। चाइल्ड ट्रांसफर अपने एक्सपीरियंस को कर रहे हैं। जब बच्चा अपने अनुभवों को मौजूदा स्कीमा में फिट करने के लिए परिवर्तित करते हैं, यहाँ पर स्कीमा को नहीं बदल रहे, याद रखो। जब 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 स्कीमा को बदलेंगे, जब हम स्कीमा में बदलावट बदलाहट करेंगे, बदलावट क्या बोल रही हूँ मैं? जब स्कीमा में बदलाव करेंगे, स्कीमा को चेंज करोगे आप, उसको क्या कहेंगे हम? एकोमोडेशन। ठीक है, एकोमोडेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? हम्म। पर यहाँ पर चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म अपने एक्सपीरियंस को कर रहा है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। बच्चे ने कैट देखी थी, समझ रहे हो? कैट का स्कीमा बना रखा था। फिर बच्चे, ये स्मॉल कैट का स्कीमा बना हुआ था, बच्चे ने बिग कैट देख ली। क्या किया? स्कीमा में ही कुछ ऐड किया, जानकारी को ऐड किया। ठीक है, क्या बच्चे ने यहाँ पर स्कीमा को बदला था? नहीं बदला ना। बच्चा सिर्फ स्कीमा में ही कुछ ऐड कर रहा है, राइट? जब वो स्कीमा में ऐड कर रहा है, तो उस चीज को हम एसिमिलेशन कहते हैं। ये बात तो आपको अंडरस्टूड है ना? एसिमिलेशन कहते हैं। पर स्कीमा में कुछ ऐड करने से उसका एक्सपीरियंस तो बदला है या नहीं? स्कीमा नहीं बदला, पर उसने कुछ नया चीज तो सीख ली, उसका तजुर्बा तो बदला है या नहीं? उसको पता लग गया, अच्छा अच्छा कैट बड़ी भी होती है, कैट का कलर भी चेंज होता है। ये चीज तो समझ में आ गई ना? तो यहाँ पर बात क्या है? चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंस टू फिट इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीमा। अपने जो पहले से है, एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से ही है ना? जो पहले से एग्जिस्ट करता है, कैट का स्कीमा पहले से बना हुआ है, उसी स्कीमा में कुछ ऐड करा जा रहा है, पर उससे उसका तजुर्बा आ रहा है, एक्सपीरियंस तो बदल रहा है उसका ना। पर स्कीमा नहीं बदला, यहाँ पर स्कीमा को बदलने की बात नहीं है, इसीलिए एकोमोडेशन आंसर नहीं है, अगर किसी को दिक्कत है तो। डैश अकर व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को बदल रहा है, टू फिट इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। एग्जिस्टिंग स्कीमा में ही फिट होना है उसको, कुछ और स्कीमा नहीं बनाना, इसलिए आंसर है एसिमिलेशन। बात आई समझ? ये अच्छा था क्वेश्चन। नेक्स्ट। इन जीन पियाजे थ्योरी इज क्रिटिसाइज्ड for having proposed 4 stages of cognitive development. Which debate of child development does this fall under? देखो, बच्चे चाइल्ड डेवलपमेंट, हालांकि डेवलपमेंट हमारा कॉन्टिन्यूस ही होता है, चाहे कितना भी हम कह लें, डेवलपमेंट का प्रिंसिपल ही यही है। पर बहुत सारी डिबेट्स हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। ये कोई हेरिडिटी एनवायरनमेंट की डिबेट नहीं है, ये है कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी डिबेट है, एक विषय है, पर हमारा डेवलपमेंट होता कॉन्टिन्यूस ही है, ये याद रखना। सेंसिटिव पीरियड जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्याजे के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड। बच्चे अपने अंडरस्टैंडिंग को, क्योंकि प्याजे कौन थे? जीन प्याजे कौन थे, याद रखोगे आप? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। रेडिकल, ठीक है, रूट कोर्स पे बिलीव रखने वाले। ठीक है, मान मान के चलने वाले। ठीक है, रूट में समझने वाले चीजों को। थोड़े से कट्टरपंथी भी थी वैसे ये। कंस्ट्रक्टिविस्ट, ज्ञान का निर्माण तो बच्चा करता है, समाज को इन्होंने कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं दिया। याद रखना, प्याजे की थ्योरी है कल्चरल न्यूट्रल है। कल्चर को माना ही नहीं था, कल्चर को माना ही नहीं, संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है, कहीं पढ़ा हमने प्याजे की थ्योरी में? नहीं पढ़ा। ठीक है, बच्चे बस अपनी जिंदगी का अपना निर्माण करते हैं, अपना दुनिया का निर्माण, अपनी है ना नॉलेज का निर्माण करते हैं, क्योंकि प्याजे एपिस्टोमोलॉजिस्ट थे। प्याजे एपिस्टोमोलॉजिस्ट पे यकीन करते थे, एपिस्टोमोलॉजी पे यकीन करते थे। थोंडाई को आप बिहेवियरिज्म में पढ़ोगे, स्किनर को भी, पैवलव को भी बिहेवियरिज्म में पढ़ोगे। ये सारी थ्योरीज भी हम आने वाली वीडियोस में कवर करने वाले हैं, तो जुड़ते रहना रास्ते में। According to Jean Piaget's cognitive development theory, which one of the following is essential for cognitive development? बुद्धात्मिक विकास के लिए सबसे जरूरी क्या है? हम प्याजे किसको मानते थे? बच्चे, प्याजे ने कहा एक्टिविटी करके बच्चा सीखेगा, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी है ना? इक्विलिब्रियम को भी इंपॉर्टेंट रोल दिया था, इक्विलिब्रियम को भी मानते थे कि इक्विलिब्रियम की स्टेट में बच्चा आना चाहता है। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट,
अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बस सिर्फ बच्चा ऑब्जर्व ही करेगा। रीइंफोर्समेंट की तो कहीं पे भी बात नहीं करी प्याजे ने। रीइंफोर्समेंट के बाद बिहेवियरिज्म वाले करते हैं। एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ सराउंडिंग, ये अच्छा लग रहा है। कंडीशनिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स, फर्स्ट और सी में सी ज्यादा पॉजिटिव आंसर है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या है, एक्टिव है। आंसर क्या आएगा, सी, क्योंकि बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, सीखता है, आसपास की चीजों से सीखने की कोशिश करता है। अकॉर्डिंग टू Piaget, during which stage of development does the child begin to use symbols to represent objects and logical reasoning emerge हो रही है यहाँ पर, बस स्टार्टिंग हो रही है, पूरी तरह से लॉजिकली सोचना नहीं स्टार्ट किया उसने। सिंबल्स आ रहा है यहाँ पर। सिंबॉलिक थिंकिंग कब करता है बच्चा, प्री ऑपरेशनल में। यही तो एक प्री ऑपरेशनल की अच्छी बात है कि सिंबल्स के थ्रू लर्न करना बच्चा सीख रहा है। सिंबल्स के थ्रू लर्न करना मतलब, जैसे वो इसको भी एक सिंबल मान सकता है। बच्चा चेयर को सिंबल मान सकता है, घोड़े का, चल मेरे घोड़े दुख दुख दुख, पर यूज क्या कर रहा है वो, चेयर का। चेयर उसके लिए एक सिंबल होगी घोड़े के लिए, समझ रहे हो। मार्कर उसके लिए एक सिंबल हो सकता है फोन के लिए। समझ रहा है, वो एक चीज को समझने के लिए दूसरी चीज का सहारा ले रहा है। ये चीज बच्चा कब करता है, ज्यादातर 2 से 7 साल के स्टेज के बीच में। ठीक है। पर यहाँ पर बच्चा बस अलग अलग एस्पेक्ट से नहीं सोच पाता, ये जीन पियाजे ने बोला। आंसर क्या है हमारा, ये ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द फाइनल स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। सबको पता है, पहली स्टेज सेंसरी है, दूसरी प्री ऑपरेशनल जो कहीं पे भी नहीं लिखी। पोस्ट ऑपरेशनल ऐसी कोई स्टेज नहीं है, कौन सी होती है, प्री ऑपरेशनल होती है, सेकेंड स्टेज। और थर्ड, और आंसर है हमारा बी ऑप्शन, फोर्थ स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आंसर इज, बहुत आसान था। सेंसरी मोटर की भी 6 सब स्टेजेस हैं, वो भी आपको याद होनी चाहिए, 6 सब स्टेजेस। सबसे पहली है रिफ्लेक्सिस, रिफ्लेक्स एक्शन करता है बच्चा। फिर बच्चा क्या करता है, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, ये सब हम कभी किसी और वीडियो में करेंगे वैसे। प्राइम थोड़ा सा बता देती हूँ, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन मतलब बच्चा क्या करता है, अपनी बॉडी से ओरिएंटेड चीजों को रिपीट करने लगता है, नाम याद रखना। थर्ड है, कभी पूछ ले सकते हैं, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ सर्कुलर रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन करना सीख जाता है बच्चा ऑफ सर्कुलर रिएक्शन से। सिक्स, टर्शरी टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन। सिक्स है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्कीमा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्कीमा। ठीक है। पहले बच्चा सिर्फ 1 मंथ तक का बच्चा तो सिर्फ सहज क्रियाएं ही करता है, फिर धीरे धीरे 1 से 4 मंथ का बच्चा अपनी बॉडी से ओरिएंटेड चीजों को बार बार रिपीट करेगा, पैर का अंगूठा मुंह में लेके जाना, है ना। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में बच्चा क्या करता है, 4 से 8 मंथ का टाइम पीरियड होगा, बच्चा सेकेंडरी में बच्चा अपने आसपास की सराउंडिंग को बहुत बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करता है। उसको आसपास की चीजें बहुत अट्रैक्ट करी है, वो अपनी चीजों को बार बार करेगा। ठीक है। कोऑर्डिनेशन में बच्चा अब 8, यहाँ पर स्कीमा बनने स्टार्ट हो गई। 8 से 12 मंथ, यहाँ पर बच्चों को ऑब्जेक्ट परमानेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टार्टिंग हो गई कि 8 से 12 मंथ का जो टाइम पीरियड है, 8 से 12, हाँ 12 से 18, फिर 18 से 24, ठीक है, 2 साल पूरे हो गए। ठीक है। तो 8 से 12 में कोऑर्डिनेशन करने लग जाता है, मतलब गोल ओरिएंटेड काम करने लग जाएगा। टर्शरी में क्या करता है बच्चा, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देता है, लैब में जाकर नहीं, खुद से ही, है ना, अपने आप उठना स्टार्ट करेगा, अपने आप चलना स्टार्ट करेगा, बोलना स्टार्ट करेगा, नई नई चीजों को ट्राई करने की कोशिश करता है। फिर रिप्रेजेंटेशन, मेंटली रिप्रेजेंटेशन करना स्टार्ट कर देता है। फिर भी सिंबॉलिक थिंकिंग अगर पूछेंगे तो सेंसरी मोटर की लास्ट स्टेज नहीं, आप प्री ऑपरेशनल ही टिक करना। ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक 5 साल की बच्ची है जिसको 10 पेबल्स दिए गए, 10 पत्थर दिए गए, शी अरेंज देम इन डिफरेंट फॉर्मेशन एंड काउंटिंग देम, रिपीट कर रही है वो बार बार। एक 5 वर्षीय बच्चे को 10 कंकड़ दिए गए, ये 10 कंकड़ थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसने उन्हें विभिन्न आकृतियों में सजाया और बार बार गिना, मतलब पहले ऐसे रखा, फिर कहती मैं ऐसे ट्रायंगल बना के देख देती हूँ इस 10 पत्थर को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ट्रायंगल की शेप आ गई, देखो ऐसे, है ना, ट्रायंगल की शेप बना दी पत्थरों से। फिर कहती मैं ऐसे रख देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ये क्या बन गया, रेक्टेंगल सी शेप बन गई, है ना। अलग 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 शेप्स में बना रही है वो इस चीज को। ठीक है।
विच कोग्निटिव स्कीमा इज शी अटेम्प्टिंग टू अटेन अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे। अब जीन प्याजे के अनुसार वह किस संज्ञानात्मक स्कीमा को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। यहाँ पर सिर्फ ये लिखा है प्रयास। हालांकि 5 साल का बच्चा प्री ऑपरेशनल में होता है, ठीक है। तो प्री ऑपरेशनल में नॉमिनल स्केल तो कुछ बात ही नहीं हुई, कंजर्वेशन तो प्री ऑपरेशनल में वैसे ही नहीं आता, ट्रांजिटिविटी भी कंजर्वेशन, ट्रांजिटिविटी और सीरिएशन भी कंक्रीट में आता। आपको भी फिर क्या आंसर है ना, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर 5 साल की लड़की की बात हो रही है। तो 5 साल की लड़की है, ठीक है, 10 पत्थरों से अलग अलग शेप में रख रही है। पर वो कह रही है, अभी उसने ये तो नहीं कहा कि पत्थर अभी भी 10 ही है। वो तो कोशिश कर रही है ना काउंट करने की। क्या पत्थर उतने ही रहते हैं? अलग अलग शेप में हमने अगर पत्थरों को रख भी दिया, इन पत्थर्स को, इन पत्थर को, पेबल्स को, इन कंकड़ों को हमने अलग अलग शेप में रख दिया, क्या तब भी वो उतने ही रहेंगे? यानी कि फिजिकल अपीयरेंस चेंज होने के बाद भी चीज जितनी है वो उतनी ही रहेगी। क्या शेप चेंज होने के बाद भी, जैसे प्याजे ने कंजर्वेशन टास्क कराया था, याद है या नहीं? कंजर्वेशन टास्क क्या था? दोनों बीकर में सेम पानी रखा था। फिर बाद में बीकर की शेप क्या कर दी थी? चेंज कर दी थी। फिर भी बच्चे क्या कह रहे थे? पानी है वो क्या है, सेम नहीं है। प्री ऑपरेशनल वाले क्या कह रहे थे? नहीं, बदल गया, इसमें ज्यादा है। पर कंक्रीट वाले मान गए थे ना कि दोनों में सेम है, क्योंकि उनको समझ में आने लग गया था, क्योंकि उनके अंदर कंजर्वेशन आ गया है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चों में। तो वही चीज है यहाँ पर, कि यहाँ पर 10 साल की लड़की कंजर्वेशन ऑफ नंबर से समझने की कोशिश कर रही है। कोशिश कर रही है, क्या आप तो वो अचीव भी ना कर पाए, कोशिश तो कर सकती है ना वो। हालांकि कंक्रीट में तो पक्की बात अचीव कर लेगी। तो यहाँ पर वो कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स डेवलप करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो देख रही है कि नंबर जितने हैं वो उतने ही रहते हैं। ऐसे रखूं, चाहे मैं थोड़े थोड़े गैप में रख दूं, रेक्टेंगल की शेप में बना दूं अंकड़ों को, क्या वो उतने ही रहते हैं? 10 पत्थर तो टीचर ने दे दिए ना उसको। उसके बाद वो रख के देख रही है कौन सा स्कीमा बनाने की कोशिश कर रही है, वो कंजर्वेशन का कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रही है, कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स। क्योंकि अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें, सीरिएशन, सीरिएशन का मतलब क्या होता है? सीरीज, सीरीज में लगाना। ठीक है, सीरीज में लगाने का मतलब तो ये होता है कि अगर मान लो एक बड़ा पत्थर होता, फिर उससे छोटा पत्थर होता, फिर उससे छोटा पत्थर होता, फिर उससे भी छोटा पत्थर होता, ये है सीरीज। या सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग रखना होता था ना। अवरोही क्रम आरोही क्रम में क्वेश्चन मैथ्स के भी। 7,885 है, फिर 8,900 है, फिर 9,000 है। तो ऐसे रखना, इसको कहेंगे सीरीज, सीरिएशन समझना। ट्रांजिटिविटी मैंने अभी बताया, रिलेशनशिप समझना, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट के बीच में, दो या दो से तीन, तीन ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन समझ पा रहा है, उसको ट्रांजिटिविटी कहेंगे। यहाँ पर वो लड़की कंजर्वेशन समझने की कोशिश कर रही है नंबर्स का, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स की बात हो रही है। तो आंसर क्या आएगा आपका? डी ऑप्शन। क्लियर हुआ यहाँ तक? 13th, अ 5 year old child believes that rolling a ball of clay, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया हुआ है, इन इनटू अ लॉन्ग शेप क्रिएट्स मोर क्ले। अब एक क्ले है, मिट्टी का गोला है, या फिर एक क्ले आपने देखी होगी। एक 5 वर्षीय बच्ची मानती है कि मिट्टी के गेंद को लंबा बेलने से, अब एक जैसे होता है ना आटा, हम घर पे रोटी बनाते हैं तो ऐसे पेड़ा बना लेते हैं उसका, फिर उसको हमने बेलन से बेल दिया, उसके बाद हम उसकी शेप करके कितना कुछ बना दें उसको, ऐसे ऐसे करके सेमिया बना दें इतनी सारी, है ना। वैसी बात है यहाँ पर भी, कि रोलिंग अ बॉल ऑफ क्ले इनटू अ लॉन्ग शेप क्रिएट्स मोर क्ले। मतलब एक 5 वर्ष की बच्ची मान रही है कि मिट्टी की गेंद को लंबा बेलने से मिट्टी बढ़ जाती है। तो जीन प्याजे के अनुसार यह सोच किस कारण से? अभी हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज को रिवाइज किया, मुझे बताओ, ये जो गेंद है ना, उसका थोड़ा इतना सा पार्ट ले लिया तो एक स्नेक बना लिया, इतना सा बना लिया तो और क्ले, है ना, बहुत सारी क्ले बना ली ना, छोटी छोटी तो बहुत सारी बन जाएंगी एक बड़ी क्ले से। तो इसमें ऐसा तो नहीं है ना, एनिमिज्म, एनिमिस्टिक थिंकिंग में तो ये होता था कि नॉन लिविंग को, निर्जीव चीज को, निर्जीव चीज को बच्चा क्या समझता है? सजीव समझता है, यानी कि लिविंग समझता है। ये होता है एनिमिस्टिक का मतलब। तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, याद रखना, ऑप्शन भी समझा करो साथ साथ। एनिमिस्टिक का मतलब होता है नॉन लिविंग चीज को, निर्जीव चीज को सजीव समझना। ऐसे तो इस ऑप्शन में नहीं दिख रहा। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग ये आती है फॉर्मल में। फॉर्मल में मतलब हाइपोथेसिस बनाना, परिकल्पनाएं करना, कि अगर फ्यूचर में ये हुआ, अगर भविष्य में उड़ने वाली गाड़ियां आई तो आप कैसे करोगे, ट्रैफिक रूल्स कैसे होंगे, मतलब ऐसी चीजें, अमूर्त कंसेप्ट। जैसे मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन हम करते हैं ना, कि एक पेड़ है वो गिर गया, उसने इतना एंगल बनाया तो क्या होगा, ऐसी चीजों के बारे में, अमूर्त चीजों के बारे में सोचना, ये फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज का। ट्रांजिटिविटी में तो ए, ए बी सी मान लो, मैंने समझाया, ए का बी के साथ ये रिलेशन है, बी का सी के साथ ये है, तो ए और सी का क्या होगा? दो या तीन वस्तुओं के बीच के रिलेशन को समझना, ठीक है, ब्लड रिलेशन ऐसे कंसेप्ट को समझना, चेंजेस को समझना, वो है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या है? यहाँ पे वो क्या है?
प्री ऑपरेशनल स्टेज की सबसे बड़ी लिमिटेशन है उसके अंदर अभी। वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में पहली बार 5 साल, 2 से 7 के बीच में आएगी प्री ऑपरेशनल स्टेज। सेंट्रेशन है उसके अंदर। सेंट्रेशन मतलब वो चीजों को अलग अलग एस्पेक्ट से नहीं समझ पा। सेंट्रेशन मतलब कि वो लड़की, वो बच्ची, वो बच्चे अलग अलग एस्पेक्ट से नहीं समझ पा, अलग अलग पहलू से नहीं समझ पा रही। वो बस ये देख रही है कि एक क्ले है और ये बहुत सारी है। उसने ये नहीं देखा कि वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, जितनी है वो उतनी ही रहेगी, क्ले बदलेगी नहीं, नहीं। अलग अलग पहलू से नहीं समझ पा, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, सेंट्रेशन। नहीं समझ पा रही। इतनी हिंदी आती है ना? ठीक है, समझ में आया? क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ जी। आज इतना ही करते हैं। कल हम करेंगे 4th चैप्टर, वेगोस्की की सोशल कल्चर थ्योरी। ठीक है, वेगोस्की की सोशल कल्चर थ्योरी। और जितना भी कोशिश करूंगी कि प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन जरूर हो उसके अंदर, ऐसे ही हम चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप डेली क्लास के साथ जुड़ना है। जो स्टूडेंट्स बाद में इस लेक्चर को देखेंगे तो वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी जरूर करना। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू।